लिथियम कार्बोनेट का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है अब। क्यों? क्योंकि इस ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन आता है आपका 1952। 1952 में फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग जो है क्लोरप्रोमाज़िन का यूज़ किया गया था, जो साइकोसिस में यूज़ की जाती है। क्लोरप्रोमाज़िन ये एक कॉमन ड्रग है जो अब यूज़ की जाती है। इसके पहले जो आपने पढ़ा था लिथियम कार्बोनेट, अब इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसकी जगह और भी ड्रग का यूज़ किया जाता है, जिसमें अभी क्लोरप्रोमाज़िन का यूज़ अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका 1952 पेपली थ्योरी। 1952 में पेपली थ्योरी दी गई थी, या फिर पेपली थ्योरी क्या है? पेपली थ्योरी का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने साइकेट्रिक के अंदर आईपीआर के बारे में बताया था। अब ये आईपीआर क्या होता है? आईपीआर का मतलब होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट और एक नर्स, ज़रूरी नहीं है कि एज अ साइकेट्रिक नर्स, कोई भी नर्स हो सकती है, तो उस पेशेंट और नर्स के बीच में क्या डीलिंग होनी चाहिए, उस पेशेंट के एडमिशन से लेकर उसके टर्मिनेशन तक के नर्स पेशेंट को कैसे हैंडल करती है, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सुनती है, उसे कैसे केयर प्रोवाइड करती है, उससे कैसे कम्युनिकेट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आईपीआर में आती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। नेक्स्ट है 1954। 1954 के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर के अंदर ओपन हुआ था। इसे अब हम निमहंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये निमहंस क्या होता है? निमहंस का मतलब ये होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये एजेंसी, या फिर ये कहो कि यह एक हर साल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए वैकेंसी भी निकालती है। नेक्स्ट वन आता है 1956। जैसा आपने पहले देखा है निमहंस, इसी निमहंस ने जो 1954 के अंदर, जिसका नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ था, वही 1956 के अंदर इसी निमहंस ने एक कोर्स स्टार्ट किया था, जिस कोर्स को कहा जाता है मेंटल हेल्थ केयर के नाम से एक पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया था, जो नर्सिंग के लिए ज़रूरी था। मतलब जैसा आप देखते हैं कि अभी एएनएम कोर्स है, जीएनएम कोर्स है, तो वैसे ही इन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया है 6 मंथ का, जिसमें लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन आता है आपका 1965। 1965 में इसके अंदर साइकेट्रिक जो शब्द है उसे बीएससी नर्सिंग में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया था। मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसे बीएससी नर्सिंग में भी यूज़ किया गया था। या हम कह सकते हैं कि 1965 के पहले बीएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक नाम का कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। नेक्स्ट वन आता है 1966। 1966 में जीएनएम में साइकेट्रिक को एज अ कंपोनेंट के नाम से ऐड किया। अब कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे साइकेट्रिक की एक अलग से कोई बुक नहीं थी, मतलब जीएनएम में साइकेट्रिक का कोई बुक नहीं था, बस एक जनरली टॉपिक था, उसी को समझाया जाता था। बट आपको कि एक पर्सनल एक बुक हो तो एक बुक अवेलेबल नहीं थी। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में नेक्स्ट ईयर है 1975। 1975 में सबसे पहले एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्रिक रॉक कॉलेज इन दिल्ली ने स्टार्ट किया। रॉक कॉलेज मतलब राजकुमारी अंबेडकर कॉलेज। इसी जगह दिल्ली में ही आरएके कॉलेज में एमएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन आता है आपका 1978। 1978 में इसके अंदर आल्मा आता कॉन्फ्रेंस ने ये रिकमेंड किया था
कि मेंटल हेल्थ केयर पीएससी लेवल पर भी स्टार्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा जनरली पीएससी पे मदर की केयर, प्रेग्नेंट वुमन केयर, न्यूबॉर्न बेबी की केयर की जाती है। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि पीएससी लेवल पर एक साइकेट्रिक के लिए भी साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ केयर भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आता है आपका 1982। 1982 में इसमें हमारे इंडिया में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है 1985। 1985 में इसमें नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन आता है आपका 1987 इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। जैसे मैं आपने 1912 में देखा होगा कि लुनेटिक एक्ट मैंने कहा था कि लुनेटिक एक्ट अब लुनेटिक नहीं बोला जाता है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। इसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है? मेंटल इल। नेक्स्ट आता है आपका 2006। 2006 में साइकेट्रिक एक अलग से सब्जेक्ट जीएनएम में सेपरेट कर दिया गया था। मतलब जैसे आपने पहले देखा था कि जीएनएम में कोई भी सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, बस जनरली इंट्रोडक्शंस थे, कुछ ऐसे सुपरफिशियली टॉपिक्स थे। लेकिन 2006 में जीएनएम में एक सेपरेट साइकेट्रिक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया था। ये सारे ईयर्स, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है? मिसकंसेप्शन का मतलब होता है कि गलतफहमी या गलत धारणाएं। कैसी गलत धारणाएं? मतलब हमारे आसपास कुछ लोगों के मन में ये गलत धारणाएं होती है कि जो व्यक्ति मेंटली इल होता है या फिर माइंड उसका वर्क नहीं कर पाता है, तो वो कभी ड्रग से ठीक नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ऐसी गलत धारणाएं लोगों के मन में होती है। तो यही चीज़ें हम आगे देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय सुपरस्टिशियस और सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर का मतलब होता है कि बहुत अजीबो गरीबी चीज़ें होना, या फिर आप कह सकते हो कि लोगों के मन में ये धारणा होती है कि भाई नॉर्मली नेचुरली आपने देखा होगा कि गांव के लोगों में, या फिर आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि गांव के लोगों में ही ऐसी सोच हो, कोई भी इस कम्युनिटी में जितने लोग हैं या सोसाइटी में जितने लोग हैं, कुछ लोगों के मन में ये चीज़ें आती है कि जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं कि वो जो है उन्हें अगर वो मेंटल इल है तो उससे वो ये नहीं सोचेंगे यार उसे कोई डिसऑर्डर होगा। उनके मन में ये चीज़ें भी आ जाती कि नहीं यार इससे कोई भूत वूत लग गया हो, या फिर उसके कोई पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हो उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर वो सोचते कि नहीं यार ये अचानक से इसके साथ ऐसा क्या हो जा रहा है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये उन लोगों की गलत धारणाएं होती है, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग उन्हें इसमें आपने वर्ड देखा सुपर नेचुरल पावर, जो बाबा वगैरह होते हैं, जो आपने गांव में देखा हो, जो झाड़ फूक वाला काम करते हैं कि भाई वो मंत्र पढ़ रहे हैं या फिर कुछ पानी में फूक फूक मार के दे देते हैं जिससे वो ठीक हो जाएंगे। ड्रग से वो ठीक नहीं हो सकते, वो ऐसे बाबा वगैरह के पास में ले जाओ तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है, ये लोगों की गलत धारणाएं हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ड्रग से या तो फिर मेडिसिन से, कुछ थेरेपी से आप उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है मेंटल इल पेशेंट लाइव इन असाइलम। असाइलम का मतलब जैसे आपने पहले देखा लुनेटिक मतलब पागल, असाइलम मतलब पागल खाना। हम ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, जैसे हम लुनेटिक वर्ड यूज़ नहीं करते हैं वैसे ही हम असाइलम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। लोगों की ये धारणा होती है इसमें, जो मेंटल इल पेशेंट के लिए जो इनके मन में गलत धारणाएं होती है कि पागल व्यक्ति पागल खाने में ही ठीक होंगे, तो ये उनकी धारणा गलत होती है। जैसे कोई डिप्रेसिव पेशेंट हो गया, डिप्रेशन वाला पेशेंट है, वो पहले से ही परेशान है, ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए
तो अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो वो ठीक हो सकते हैं, आप होम केयर प्रोवाइड करके उसे ठीक नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें गलत होती है। ऑलरेडी वो पहले से ही डिप्रेसिव है, उसके दिमाग में पहले से ही बहुत सी चीज़ें चल रही है, बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही है। इसके बाद अगर वो दोबारा अगर उसे आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दोगे तो वैसे ही अकेला हो जाएगा, वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और वो चीज़ें उसके दिमाग में और ही बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट वन आता है, ट्रीटमेंट इज़ अनअवेलेबल फॉर मेंटली इल क्लाइंट। मतलब कि जो भी मेंटल इल क्लाइंट होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि जितने भी मेंटल इल पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन ये उनकी धारणाएं गलत होती है। कुछ थेरेपीज़, कुछ मेडिकेशंस और कुछ बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा हम उन पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेंटल इल पर्सन इज मोर डेंजरस देन जनरल क्लाइंट। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो मेंटल इल पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं या बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अगर देखा जाए तो जो जनरल पेशेंट होते हैं या तो फिर जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं उनसे भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट डेंजरस हो। जितने भी लोगों को डिसीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो डेंजर हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये लोगों की गलत धारणाएं होती है। नेक्स्ट वन आता है, मेंटल इल क्लाइंट इज अशेम्ड फॉर फैमिली। अशेम्ड, अशेम्ड यहाँ पे देखिए, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मनाक। मतलब कि जो मेंटल इल क्लाइंट होते हैं, लोग उनके बारे में सोचते हैं कि यार अगर किसी को पता चलेगा कि ये पागल है या मेंटल इल है, तो मेंटल इल है तो हमारी फैमिली में लोग क्या सोचेंगे, हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई इसकी फैमिली में तो ऐसा व्यक्ति है। तो ये चीज़ें गलत है, ये किसी के बारे में ऐसा सोचना गलत है, ये कोई शर्मनाक वाली चीज़ नहीं है। डिसीज़ या डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, जनरली किसी भी पर्सन को हो सकता है। ये नहीं है कि भाई वो गरीब है तो उसे ही हो सकता है, अमीर है उसे नहीं होगा। तो ये लोगों की गलत धारणाएं होती है, उसमें ऐसा शेम फील नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है आपका, मेंटल इल मदर ऑलवेज किल हर चाइल्ड। लोगों के मन में ये गलत धारणाएं होती है कि जो मेंटल इल मदर होती है वो अपने बेबी को किल कर सकती है। ऐसा नहीं है। या फिर जो मेंटल इल मदर होती है या फिर मेंटल इल पहले होती नहीं है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसकी फैमिली अगर सही तरीके से बिहेव नहीं करती है या फिर आसपास के लोग उसे उसके सही तरीके से उसकी केयर नहीं, आसपास के लोग उसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे या उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, तो वो क्या करती है कि भाई उसके मन में ये चीज़ें होती है कि मैंने अगर किसी का ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को मैं किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। तो वो लोगों की ये धारणा होती है कि नहीं यार ये अब क्या करेगी, बदला लेने के लिए, हम लोगों से बदला लेने के लिए क्या करेगी, वो बेबी को किल करेगी। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं है। नेक्स्ट वन है, मेंटल इलनेस इज अकर ड्यू टू पास्ट सिंस। पास्ट सिंस का मतलब ये होता है, सिंस का मतलब होता है कि पाप। लोगों के मन में ये धारणाएं चलती है कि ये जो भी हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, जो मेंटल इल पर्सन है उसके साथ ये जो भी चीज़ें हो रही है, तो ये उसके बीते हुए जन्म के, पुराने जन्मों के कर्म का फल है। तो ये चीज़ें टोटली गलत है। व्यक्ति जिस जन्म में जब जन्म लेता है तो उसी समय में, उसी जन्म में ही उसके किए गए कर्मों का फल उसी समय उसे भोगना होता है। ये सारी गलत धारणाएं लोगों के मन में होती हैं। नेक्स्ट वन आता है, मेंटल इलनेस इज क्योर आफ्टर मैरिज। जनरली आपने देखा होगा कि भाई अगर वो मेंटल इल है या फिर उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या लोगों क्या का कहना क्या होता है कि यार उसकी शादी करवा दो, शादी के बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें गलत है। अरे पहले से ही तो वो इतना डिप्रेस्ड है, पहले से ही इतना परेशान है,
तो जब वो खुद की सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे कर सकता है काम, या फिर वो कैसे अपने आप को संभाल सकता है। जब वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है तो किसी दूसरे को कैसे संभाल पाएगा। अब नेक्स्ट वन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन। इसके पहले आपने देखा था कि जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उसके लिए लोगों के मन में क्या क्या गलत धारणाएं थी। अब आपको क्या देखना है, जो मेंटल हेल्दी पर्सन्स होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। तो मेंटल हेल्थ क्या है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी अवस्था है, स्वस्थता की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी एबिलिटी को फील कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है। वह अपने लाइफ के जितने भी काम हैं या फिर अपने सामान्य तनाव को झेल सकता है, वह सफलतापूर्वक अपने कार्य को कर सकता है। या फिर आप कहेंगे कि आप वो जिस कम्युनिटी में रह रहा है उस कम्युनिटी के जो एनवायरनमेंट है उसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। यही मेंटल हेल्थ है। अब इसमें हम मेंटल हेल्दी पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम देखते हैं, जिसमें है फर्स्ट है इनसाइड प्रेजेंट। इनसाइड प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? इनसाइड प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो मेंटल हेल्दी पर्सन होता है उसे पता होता है कि भाई उसे उसके अपने बारे में, खुद के बारे में पता होता है। जैसे कि जो मेंटल हेल्थ पर्सन होता है उसे उसके बारे में पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। लेकिन जो मेंटल हेल्थी पर्सन होता है उसे ये पता होता है कि भाई मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कौन सी बीमारी है या फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ की उसे जानकारी होती है। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबल टू हिज और हर एनवायरनमेंट। एडजस्टेबल का मतलब ये होता है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर पाता है। कुछ दिनों के लिए उसे दिक्कत होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप नर्सिंग करने गए या फिर इंजीनियरिंग करने गए या फिर किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर गए। आपने 11th-12th अपने घर में रह के स्टडी किया, 12th तक के आपने घर में स्टडी किया, लेकिन उसके बाद अगर आपको आगे की स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ा तो बाहर गए। जो मेंटल हेल्दी पर्सन होता है बाहर जाने के बाद में वो कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो क्या करेगा कि भाई जैसे नर्सिंग में गए, ड्यूटी लग गई, नर्सिंग में ड्यूटी लग गई तो आप क्या सोचते हो कि यार मैं कहाँ आके फंस गई, मैंने नर्सिंग क्यों की, इससे अच्छा मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके या फिर दूसरा कोर्स कर लेते। लेकिन आप क्या करते हो कि धीरे धीरे वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हो। तो मेंटल हेल्दी पर्सन की ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट वन आता है आपका फुलफिल बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ। फुलफिल बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनकी डेली नीड्स क्या होती है, उनके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है और उन्हें कैसे उन चीज़ों को फुलफिल करना होता है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को पता होता है। नेक्स्ट वन आता है आपका एबिलिटी टू फेस द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व देम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेंटल हेल्दी पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो सारी प्रॉब्लम्स, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो उसे फेस कर सकते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन आता है आपका एबिलिटी टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मतलब ये है कि जो मेंटल हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में वो अपना डिसीज़न ले सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन में वो डिसीज़न ले सकते हैं। कैसे डिसीज़न ले सकते हैं? जैसे मैंने देखा रास्ते से आप जा रहे हो, रास्ते से कोई ऐसा जानवर आ गया जिससे आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप क्या करोगे?
उस समय आपके साथ क्या होता है कि यार जैसे ही आप उसे देखते हो या तो बेहोश हो जाओगे, या फिर आप बहुत तेज से चिल्लाओगे, या फिर भागने की कोशिश करोगे। ये तब करोगे जब आप मेंटली हेल्दी हो। अगर आप मेंटल इल पेशेंट, जैसे आपने मेंटल इल पेशेंट को देखा होगा, उसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, तो वो कैसे उस चीज़ में तुरंत डिसीजन ले पाएगा। तो यहाँ क्या है, मेंटल हेल्दी पर्सन में डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट वन आता है आपका एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस। कंट्रोल इमोशंस का मतलब ये होता है कि भाई आपको कौन सी जगह में अपने इमोशंस को कैसे प्रदर्शित करना है वो डिसाइड करता है वहाँ की सिचुएशन पे। जैसे मैंने कहा कि किसी का बर्थडे है, तो वहाँ पे आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, खुशी के होने चाहिए या दुख के होने चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब आप मेंटल हेल्दी हो। अगर आप मेंटल हेल्दी पर्सन हो तो आप क्या करोगे, एक बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे आपको सेलिब्रेट करना है, खुश होना है, ठीक। लेकिन अगर एक मेंटल इल पर्सन है तो वो क्या करेगा, उसे ये नहीं पता है कि खुशी का माहौल है कि दुख का माहौल है, तो वो क्या करेगा कि भाई खुशी का माहौल चल रहा है और वो अचानक से चिल्लाने लगेगा, अचानक से रोने लगेगा। तो इस तरीके से उस मेंटल हेल्दी पर्सन में इतनी एबिलिटी होती है कि वो उसके अपने इमोशंस को कहाँ प्रदर्शित कैसे कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है रिस्पेक्ट टू अदर एज वेल एज टू सेल्फ। मतलब जो मेंटल हेल्दी पर्सन होते हैं वो दूसरों की रिस्पेक्ट और करना तो जानते ही हैं और खुद की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। कैसे, जैसे आपने जनरली सुना होगा, आपको किसी ने कुछ कह दिया तो क्या आता है आपके मन में कि मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। या फिर कह दिया कि भाई क्लासेस चल रही है, किसी स्टूडेंट को टीचर ने डांट दिया, आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको डांट दिया, तो आपने शांति से सुन लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बेवजह एक बार डांटा, दो बार डांटा, तीन बार डांटा तो आप उसके लिए कुछ कहो ना, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ के लिए कह सकते हो। तो मतलब आपको फिर लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये तो इसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है तो उसको बेइज्जत किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। एक मेंटल हेल्दी पर्सन जो है वो एक बार किसी चीज़ को सुनता है, दो बार सुनेगा, अगर उसे लगेगा कि यहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं है तब वो जवाब देगा। लेकिन मेंटल इल पेशेंट करेगा क्या ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट वन आता है अकाउंटेबल फॉर हिज और हर एक्ट और एक्शन। मतलब कि उसमें किसी भी चीज़ को करने की इतनी एबिलिटी होती है कि भाई सडनली किसी चीज़ का एक्शन वो ले सकता है, वो उस एक्शन को कर सकता है। या फिर अगर उसे कोई काम दिया हो तो उसे अगर करना हो तो वो इजीली कर सकता है क्योंकि वो मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट वन आता है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई एग्जाम्पल के लिए अकाउंटेबल, मैंने किसी काम को कोई मैनेजमेंट का काम दिया है या फिर मैंने कोई काउंटिंग का काम दिया है। तो काउंटिंग का काम दिया तो उसमें कैसा है कि मैंने आपको एक लिस्ट दी, एक लिस्ट में मैंने कहा कि भाई आपको इतना इतना सामान लाना है, ऐसा लाना है, वैसा लाना है, ये चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको याद होगी। क्यों? क्योंकि आप मेंटली हेल्दी हो, तो आप उस चीज़ को इजीली कर सकते हो, बता सकते हो कि मैंने इतना सामान लाया और इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है सोशल रिलेशनशिप आर मेंटेन। जो मेंटल हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी सोशल रिलेशनशिप वो मेंटेन करके रखते हैं, सोसाइटी में अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन मेंटल हेल्थ। आपने पहले देखा था इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब हुआ था। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट स्टार्ट 1987 में पास हुआ था। मतलब जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो इंडिया के पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 1987 में। लेकिन पास तो 1987 में हुआ था, बट इसे फॉलो कब किया गया था, इसे फॉलो किया गया था ईयर 1993 में। ठीक है, ईयर 1993 में इसे फॉलो किया गया था। इसी में कुछ चैप्टर्स इंक्लूड है जिसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। जो इंडियन
मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके कुछ पर्पसेस है जो इस प्रकार है, जैसे इट प्रोटेक्ट राइट ऑफ मेंटल इल क्लाइंट। जो मेंटल हेल्थ एक्ट है इसमें क्या था कि लोगों को, ये जो मेंटल इल क्लाइंट है उन्हें ये राइट्स थे, या फिर जो मेंटल इल पेशेंट्स होते हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, चाहे वो साइकेट्रिक नर्स हो या फिर जो उनके फैमिली या तो फिर अदर मेंबर्स हो, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली रोड से कोई व्यक्ति है वो चल रहे हैं, वो पागल तो नहीं बोलना चाहिए, जो मेंटल इल पर्सन है, जो मेंटली इल है, आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, अगर वो जा रहे हैं, आपने अगर उन्हें देखा है, उनकी एक्टिविटी बहुत अजीब होती है, उन्हें ना कपड़े का होश होता है ना खाने पीने का होश होता है, तो आपको क्या करना है कि भाई जो मेंटल इल पेशेंट है तो आपको उसे सपोर्ट करना है, उसे नेगलेक्ट नहीं करना है, उसे अनदेखा नहीं करना है, उनका सपोर्ट करना है। तो ऐसे पर्सन, अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपकी ह्यूमैनिटी में ये नहीं है कि आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपका फैमिली मेम्बर होता तो क्या आप उसे अकेला छोड़ देते? क्या आप उसका सपोर्ट नहीं करते? ऐसा नहीं है। तो हमें क्या है कि जो मेंटल इल क्लाइंट होते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट वन आता है इट प्रोटेक्ट प्रॉपरली ऑफ मेंटल इल पेशेंट। जैसा आपने पहले देखा कि मेंटल इल क्लाइंट है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, वैसे ही इसमें जो मेंटल इल क्लाइंट होते हैं या मेंटल इल पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बहुत ही अमीर है या बहुत ही पैसा होने के बावजूद उसके साथ उसका सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, तो आपने क्या देखा होगा, जो मेंबर है वो उस क्लाइंट की केयर कर रहे हैं या फिर उस क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो पूरी प्रॉपर्टी वो उनके नाम हो जाती है। तो जब तक वो उसकी केयर करे तब तक के उसे उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा होता है। नेक्स्ट वन आता है इट रेगुलेट डिसीजन रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एडमिशन एंड डिस्चार्ज इन मेंटल हॉस्पिटल। मतलब कि जब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि जो भी मेंटल इल पेशेंट है या तो फिर मेंटल इल क्लाइंट है, तो आपको ये उसके एडमिशन से लेके उसके टर्मिनेशन तक या डिस्चार्ज तक के उसकी सारी जिम्मेदारियाँ, ये सारे डिसीजंस उस मेंटल हॉस्पिटल को लेना होता है, या फिर उसे जितनी केयर प्रोवाइड की जा रही है, कैसे प्रोवाइड की जा रही है, इस चीज़ का ध्यान उस मेंटल हॉस्पिटल को देना होता है। नेक्स्ट वन है इट प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम मेंटल इल क्लाइंट। मतलब कि वो जो मेंटल इल क्लाइंट है उसे भी उस सोसाइटी से प्रोटेक्ट करके रखना है, उसका सपोर्ट करके रखना है या फिर उसे बचा के रखना है, और जैसे ही वो ठीक हो जाए तो उसे रिहेबिलिटेट करना है या फिर उसको दोबारा उसी पुनः अवस्था में लाना है जैसा वो पहले था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।